हेलो दोस्तों, आज हम BNS 2023 पढ़ेंगे। इसका संक्षिप्त इतिहास, इसके जो BNS में नए प्रोविज़न जो जोड़े गए हैं और इसमें ऐसे प्रोविज़न IPC के जो BNS में नहीं रखे गए हैं। तो इसके संक्षिप्त इतिहास को अगर हम देखें BNS के, तो BNS से पहले जो भारत में लागू थी वो IPC लागू थी। लेकिन जब IPC भी लागू नहीं थी, तब भारत में व्यक्तियों के अलग-अलग जो धर्म के रहने वाले लोग हैं भारत में, उनके अपने व्यक्तिगत कानून लागू थे। फिर उसके बाद 1834 से जब मैकाले की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग का जो गठन हुआ था, पहले विधि आयोग का गठन हुआ था, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिक थे। तो मैकाले की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग का गठन हुआ और उस विधि आयोग की सिफारिश पर ही 1834 में IPC का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। लेकिन यह पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? ये लागू हुआ था 1862 में और ये 1860 में बनकर तैयार हुआ था। इसको गवर्नर जनरल की परमिशन मिली थी और 1860 के समय पर जो गवर्नर जनरल थे वो थे कैनिंग। 1860 में जो गवर्नर जनरल थे वो थे कैनिंग। कैनिंग जो थे वो 1856 से 1862 तक गवर्नर जनरल थे और कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के और पहले वायसराय भी थे। यहाँ जो 1858 के बाद से जो भारत परिषद अधिनियम पारित किए गए थे, जब कंपनी का शासन समाप्त करके और क्वीन के हाथों में शासन आ गया था, तो उस समय कैनिंग को वायसराय बनाया गया था, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। तो जो IPC थी वो कैनिंग के समय पर ही लागू हुई थी, 1 जनवरी 1862 को। पर इस IPC में भी समय समय पर संशोधन होते रहे। इसमें जो संशोधन था वो संशोधन, पहला जो संशोधन था वो एक था IT एक्ट 2000 का। ये IT एक्ट 2000 का जो संशोधन था ये 17 अक्टूबर 2000 से लागू हुआ था और इसके द्वारा जो सेक्शन थी, कुछ और भी सेक्शन होंगी लेकिन इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो 29A जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड है, ये जोड़ी गई थी। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड जहाँ जहाँ भी IPC में जगह जगह पर जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित प्रावधान थे वो जोड़े गए। आई IT एक्ट 2000 के बाद में संशोधन था 2005 का, और जो 2005 का संशोधन था उससे सेक्शन 229A जो IPC में जोड़ा गया था, जिसमें बताया गया है कि जमानत या बंद पत्र पर जो छोड़े गए व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में जो असफलता होती है उसके कारण, या मतलब कोर्ट का आदेश न मानना एक तरह से। तो ये जो संशोधन था 2005 का, ये लागू हुआ था 23 जून 2006 को। इसके बाद जो संशोधन हुआ वो था IT एक्ट 2008। इसके द्वारा जो संशोधन हुआ, ये संशोधन हुआ धारा जैसे 4(3) यानी कंप्यूटर के द्वारा जो अपराध किए जाते थे उसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा जो था वो अपराध जो होते थे उनसे रिलेटेड। और ये जो संशोधन था ये 27 अक्टूबर 2009 से लागू हुआ। उसके बाद जो संशोधन हुआ IPC में, जो मेजर था 2013 का, तो 2013 का संशोधन था वो संशोधन 3 फरवरी 2013 से लागू हुआ। और इस संशोधन के द्वारा IPC में जैसे सेक्शन 100 हम पढ़ते हैं, जो जिनमें प्राइवेट डिफेंस के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना, उसमें जो 7वां जो पॉइंट था, क्लॉज था, कि जो एसिड अटैक करता है उसकी भी व्यक्ति मृत्यु कारित कर सकता है। तो ये जो प्रोविजन था, क्लॉज था, ये जोड़ा गया 2013 के द्वारा। इसके अलावा 2013 के संशोधन के द्वारा धारा 166A और 166B, उसके बाद 326A
और 326 बी, और उसके बाद धारा 354 ए, बी, सी और डी, ये सेक्शन जोड़े गए थे। और उसके अलावा इसमें जो संशोधन किए गए वो था धारा 376 ए और 376 बी, 376 ए और 376 बी, ये संशोधन 2013 के द्वारा आईपीसी में किए गए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट संशोधन था आईपीसी में, वो लेटेस्ट, वो था दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018। इसके द्वारा जो संशोधन किया गया था आईपीसी में, वो था धारा 376 से रिलेटेड संशोधन, यानी जो रेप से रिलेटेड संशोधन थे वो जोड़े गए, जिसमें धारा 376 ए बी, 376 डी ए, डी बी और 376 का क्लॉज 3, ये 2018 के द्वारा जोड़े गए थे, जो कि 21 अप्रैल 2018 से ये लागू था। उसके बाद में ये जो 376 ए बी है संशोधन, ये संशोधन है जो 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ में रेप होता है। 376 3 जो क्लॉज है ये 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ जो रेप होता है। 376 डीए जो था वो 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ गैंग रेप होता है। या 376 डीबी 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ गैंग रेप होने पर जो पनिशमेंट है, इससे रिलेटेड मतलब ये संशोधन किए गए थे। इसके अलावा जो संशोधन है आईपीसी में, वो संशोधन हैं जैसे और भी अन्य संशोधन हैं, जैसे 304 ए जो आईपीसी में जोड़ा गया था, जो उपेक्षा पूर्ण कार्य द्वारा जो मृत्यु कारित की जाती है, वो 304 ए से रिलेटेड जो संशोधन था ये 1870 में जोड़ा गया। उसके बाद 304 बी से रिलेटेड जो संशोधन था, जो दहेज मृत्यु से रिलेटेड है, ये संशोधन 1986 में जोड़ा गया था और ये 19 नवंबर 1986 से लागू हुआ था। और एक और है संशोधन जो जोड़ी गई धारा है, वो है धारा 498 ए, जो पति या पति के नातेदार के द्वारा स्त्री के प्रति जो क्रूरता की जाती है, वो संशोधन जोड़ा गया था 1983 के द्वारा, जो कि 25 दिसंबर 1983 से लागू हुआ। तो इस तरह से जो आईपीसी में इतने सारे संशोधन के द्वारा धाराएं जोड़ी गई, और जो आईपीसी थी वो ब्रिटिश काल की थी, ब्रिटिश काल के दौरान जो पारित हुई थी, बनी थी। अब इसी को नए फॉर्म में लाया गया है बीएनएस के रूप में। अब ये बीएनएस कब लागू हुआ और कब लोकसभा में पेश किया गया, तो अगर हम इसको देखें तो पहली बार जो ये लोकसभा में पेश किया गया था वो 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश हुआ। उसके बाद राज्यसभा में पेश हुआ 18 अगस्त 2023 को। अब ये यहाँ से राज्यसभा से वापस भेज दिया गया था, कुछ कमियां थी इसमें, तो ये संसदीय स्थायी समिति थी, उसको यह विचार और रिपोर्ट के लिए वापस भेज दिया गया था। और समिति के द्वारा इस जो बिल था, इस बिल को समिति के द्वारा इसमें जो भी संशोधन होने थे उसको सिफारिश सहित राज्यसभा को भेज दिया। अपनी रिपोर्ट पेश करी थी समिति ने 10 नवंबर 2023 को। उसके बाद में जो ये संशोधन था लोकसभा में, ये संशोधन वापस से दोबारा जो आया 12 दिसंबर 2023 को, और उसके बाद लोकसभा में ये पुनः नए विधेयक के रूप में, नए बिल के रूप में पेश हुआ 20 दिसंबर 2023 को। समिति के जो द्वारा राज्यसभा को रिपोर्ट पेश की गई थी, सिफारिश 10 नवंबर 2023 को की गई थी। फिर ये लोकसभा से वापस हो गया विधेयक 12 दिसंबर 2023 को, और उसके बाद लोकसभा में फिर से नए रूप में ये लाया गया था,
ये द्वितीय संहिता के नाम से आया था उस टाइम पे, 20 दिसंबर 2023 को, और ये राज्यसभा में फिर पेश किया गया 21 दिसंबर 2023 को, और इसमें राष्ट्रपति की जो स्वीकृति मिली थी वो मिली थी 25 दिसंबर 2023 को। और ये फरवरी 2024 में ये गजट में प्रकाशित हुआ था, 23 फरवरी 2024 को, और उसमें बताया गया था कि 1 जुलाई 2024 से आईपीसी जो बीएनएस थी वो 2023 वो संपूर्ण भारत में लागू होगी। अब इसमें आगे पढ़ेंगे कि जो एक प्रोविज़न है सेक्शन 106(2), इसको छोड़कर मतलब पूर्ण जो बीएनएस है वो पूर्ण रूप से पूरे भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई। 106(2) क्लॉज का हम पढ़ते हैं कि जो हिट एंड रन केस है उससे रिलेटेड प्रोविज़न वो लागू नहीं हुआ, उसका विरोध प्रदर्शन ज़्यादा होने लगा, उसकी वजह से ये लागू नहीं हुआ था। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि बीएनएस को पारित किए जाने के कारण क्या थे और उद्देश्य क्या थे, तो इसके जो कारण उद्देश्य थे वो थे विधि और व्यवस्था को सुदृढ़ करना यानी मजबूत करना, लॉ एंड ऑर्डर को, जो विधिक प्रक्रिया है उसको सरल बनाना, समकालीन स्थिति यानी प्रेजेंट टाइम के अनुसार विधि को रिलीवेंट यानी सुसंगत बनाना, जनसाधारण को त्वरित न्याय प्रदान करना मतलब स्पीडी जस्टिस जो है प्रदान करना पब्लिक को, और आईपीसी को बीएनएस को नागरिक केंद्रित कानून बनाकर नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता को सुरक्षित करना। और नेक्स्ट है कि दंड पर केंद्रित विधि की बजाय न्याय केंद्रित विधि लाना, और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध हैं उनको प्राथमिकता देना, ये भी इसका कारण और उद्देश्य है बीएनएस का। कुछ अपराधों को इसमें लिंग निरपेक्ष बनाया गया है, मतलब उसमें लड़के या लड़की के आधार पर इसमें नहीं रखा गया है, कुछ अपराध ऐसे हैं। और इसमें जो नए अपराध हैं जैसे संगठित अपराध हैं या आतंकवादी गतिविधि की समस्या से निपटने के लिए जो प्रोविज़न है वो भी जोड़े गए हैं। साइबर अपराध और डिजिटल अपराध से संबंधित प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया है। तो नए फॉर्मेट में बनाया गया है समकालीन स्थिति के अनुसार। तो इस तरह से इसके बीएनएस के जो कारण और उद्देश्य हैं वो हमने पढ़े। अब हम पढ़ते हैं कि बीएनएस में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो नए जोड़े गए हैं। तो इसमें जो नया प्रावधान है ये डेफिनेशन क्लॉज में धारा 2(3) में जोड़ा गया है बालक की परिभाषा। बालक वह है जो 18 वर्ष से कम आयु का है। उसके बाद में इसमें जो सेक्शन है वो 48 है, जो भारत में किए गए अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण जब किया जाता है तो इसको दंडनीय बनाया गया है। ये प्रोविज़न पहले भी आईपीसी में नहीं था। उसके बाद में धारा 69 है 69, ये है प्रवंचनापूर्ण साधनों। प्रवंचनापूर्ण साधन रहते हैं जो डिसीटफुल जो मीन्स होते हैं, डिसीटफुल मीन्स यानी प्रवंचनापूर्ण साधनों कौन कौन से, जैसे कि नौकरी है, प्रमोशन है, वेतन वृद्धि, इस तरह के जो होते हैं, या फिर आप विवाह का वचन यानी शादी का झांसा दे करके किसी स्त्री के साथ में मैथुन करना, और ऐसा मैथुन यानी कोहैबिटेशन करना जो रेप की कोटि में नहीं आता है। और इसमें जो पनिशमेंट जो किया गया है वो है 10 वर्ष तक का पनिशमेंट है और फाइन है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 95 जो इसमें जोड़ी गई है। सेक्शन 95 कहती है कि अपराध कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना या उसे नियोजित करना या उसे नियुक्त करना, ये सेक्शन इसमें नई जोड़ी गई है। उसके बाद में इसमें जो पनिशमेंट है धारा 95 के लिए वो है 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक और फाइन। अगर यही बालक को जब भाड़े पर लिया जाता है या नियोजित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है अपराध कारित करने के लिए, लेकिन अगर वही अपराध हो जाता है तब वह व्यक्ति जो इस बालक को भाड़े पर लेता है या नियोजित करता है, नियुक्त करता है, वह उस अपराध से भी दंडित किया जाएगा जो अपराध कारित किया गया है, इस दंड के अतिरिक्त। उसके बाद जो
नेक्स्ट सेक्शन है जो जोड़ी गई है बीएनएस में, वो है धारा 103(2). धारा 103(2) मॉब लिंचिंग से रिलेटेड है। मॉब लिंचिंग इसमें बताया गया है, परिभाषित नहीं किया गया मॉब लिंचिंग को, इसमें बस बताया गया है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह के द्वारा मूल वंश यानी रेस के आधार पर, जाति, कास्ट, समुदाय, कम्युनिटी, जेंडर या बर्थ प्लेस, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज और व्यक्तिक विश्वास यानी जो पर्सनल बिलीफ है उसके आधार पर या अन्य सिमिलर ग्राउंड के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या कारित करना, इसको दंडनीय बनाया गया। इसको ये नहीं कहा गया कि ये मॉब लिंचिंग है, लेकिन इसको मॉब लिंचिंग ही कहा जाता है। तो जो धारा 103(2) है, इसके लिए जो पनिशमेंट है इसमें, जो कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह है, तो इस समूह का प्रत्येक सदस्य इसमें मृत्युदंड से या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास से और फाइन, इससे दंडनीय होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 1062। 1062 हिट एंड रन केस, जो कि ये लागू नहीं हुई है अभी तक। ये है कि किसी यान के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चालन से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता, और घटना के तत्काल बाद इसे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना निकलकर भाग जाना, तो ऐसा व्यक्ति 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। तो ये प्रोविजन हिट एंड रन केस से रिलेटेड है। इसी की वजह से इसमें इतना जो पनिशमेंट किया गया, इसकी वजह से ही प्रोटेस्ट ज़्यादा हुआ था, जिसकी वजह से इस पर रोक लग गई थी। तो ये धारा 1 जुलाई 2024 से लागू नहीं है। उसके बाद जो नया प्रोविजन है बीएनएस में वो है संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है वो क्या होता है, जो किसी संगठित अपराध सिंडिकेट, सिंडिकेट होता है एक ग्रुप बना लेना, टोली बना लेना अपना, किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य यानी उस ग्रुप के सदस्य जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं ग्रुप में, तो उसके सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से आप सिंगल या फिर जॉइंट होकर सामान्य मति से कार्य करने वाले यानी कॉमन इंटेंशन से, एक तरह से सामान्य मति से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा कोई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप। अब सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप क्या होता है, ऐसा क्रियाकलाप जिसमें कुछ अपराध हैं जैसे कि व्यपहरण यानी किडनैपिंग, डकैती, यान चोरी यानी व्हीकल की चोरी, उद्यापन यानी एक्सटॉर्शन, भूमि हत्याना यानी लैंड ग्रैबिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग यानी संविदा पर हत्या करना आर्थिक अपराध हैं, साइबर क्राइम। और इसके बाद में जो व्यक्ति, औषधि, हथियार, अवैध माल या सेवा, ये जो 5 हैं, व्यक्तियों यानी पर्सन का, ड्रग्स का, वेपन्स का, इलिसिट गुड्स का या सर्विस का, इलिसिट सर्विस का, यानी इन 5 का ट्रैफिकिंग यानी दुर्व्यापार। उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस किस चीज़ के लिए, प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति के लिए या रैंसम यानी फिरौती के लिए जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो। ये जो अपराध हैं इनके संबंध में ये पूछा जा सकता है कि जो संगठित अपराध है उसमें कौन कौन से अपराध शामिल हैं सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में। तो इन अपराधों में से कोई भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है कि ऐसे जो अपराध हैं उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक फायदा, जिसके अंतर्गत वित्तीय फायदा भी है, फाइनेंशियल बेनिफिट प्राप्त करने के लिए हिंसा करना या हिंसा की धमकी देना, अवित्रास करना, उत्पीड़न करना या अन्य विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संगठित अपराध का गठन करेगा। तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड है। और इससे रिलेटेड जो प्रोविज़न क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में वो हैं, जैसे संगठित अपराध, सिंडिकेट वर्ड जो इसमें प्रयोग हुआ है, तो उसमें पूछ सकते हैं कि संगठित अपराध सिंडिकेट में कितने व्यक्ति हो सकते हैं, तो इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इसमें हो सकते हैं। दूसरा, इसमें जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप,
तो सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप क्या होता है, उसमें भी पूछ सकते हैं कि ये विधि द्वारा प्रतिषिद्ध होता है, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध होता है, और 3 या 3 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध होता है, 3 वर्ष या अधिक के कारावास होता है, और संज्ञेय अपराध होता है, और आर्थिक अपराध, आर्थिक अपराध भी इसमें शामिल हैं सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में। और ऐसा व्यक्ति जो सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप करता है वो 10 वर्ष, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध 10 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष के भीतर एक बार से अधिक चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई हो, 10 वर्ष में एक बार चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई हो, इससे पहले अपराध, इस अपराध करने से पहले, और कोर्ट ने ऐसे अपराध का संज्ञान लिया हो, कॉग्निजेंस एक्सेप्ट किया हो, तो वो सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप होता है। अब इसमें जो सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप है, इसमें आर्थिक अपराध भी शामिल है। तो आर्थिक अपराध में कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जो आर्थिक अपराध में शामिल हैं, जैसे आपराधिक न्यास भंग है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यास भंग है, जो आपराधिक न्यास भंग आर्थिक अपराध में शामिल है। उसके बाद में कूटरचना, कूटरचना है, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण, ये भी है। उसके बाद हवाला, हवाला ट्रांजैक्शन है। उसके बाद में हवाला ट्रांजैक्शन, हवाला ट्रांजैक्शन के बाद में आर्थिक अपराध में आता है मास मार्केटिंग फ्रॉड, मास मार्केटिंग फ्रॉड, और रनिंग एनी स्कीम टू डिफ्रॉड सेवरल पर्सन्स, यानी लोगों को कोई भी ऐसी स्कीम चला करके उनके साथ में फ्रॉड करना, कि कोई स्कीम चलाइए कि ये स्कीम लेने से आपको ये बेनिफिट होगा, और इस तरह से उनके साथ में फ्रॉड करके चले जाना, या किसी बैंक के साथ में फ्रॉड कर लेना, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ में, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में फ्रॉड कर लेना, ये सब इकोनॉमिक ऑफेंस जो होते हैं वो होते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है, इसमें धारा 112 है। धारा 112 जो है वो पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। पहले जो थे वो 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थे, धारा 112 में पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कौन से होते हैं। जो कोई समूह या टोली का सदस्य होते हुए या तो एकल रूप से या संयुक्त रूप से चोरी, झपटमारी यानी स्नैचिंग, छल, चिटिंग या टिकटों के अप्रमाणिक, गलत इसमें लिखा है अपराधिकृत, अनऑथराइज्ड जो होता है, अपराधिकृत अनऑथराइज्ड, तो टिकटों के अपराधिकृत रूप से विक्रय, अपराधिकृत शर्त लगाने या जुआ खेलने, लोक परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय या कोई अन्य समरूप आपराधिक कार्य कारित करता है, तो वह कहलाता है पिटी ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंस। और इसमें जो स्पष्टीकरण धारा 112 में दिया है, जिसमें चोरी के अंतर्गत भी, जो इसमें अपराध शामिल है चोरी, उस चोरी के अंतर्गत में भी कौन से अपराध आते हैं, जैसे चालाकी से चोरी करना, या यान या निवास गृह या कारोबार परिसर है, या कार्गो में चोरी है, ये सब चोरी में शामिल होते हैं। पॉकेट मारना किसी की, या कार्ड स्किमिंग करना, या शॉप लिफ्टिंग करना, या एटीएम की चोरी, ये सब छोटे संगठित अपराध जो करते हैं उसमें चोरी जो आते करते हैं उसमें ये चोरी में शामिल हैं। और इसके लिए जो पनिशमेंट है वो 1 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक और फाइन, ये इसके लिए पनिशमेंट है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है धारा 113 है जो इसमें जोड़ी गई है, वो है टेररिस्ट एक्ट यानी आतंकवादी कृत्य। आतंकवादी कृत्य की ये परिभाषा दी गई है इसमें कि कौन कौन से कृत्य आतंकवादी कृत्य कहलाते हैं। तो इसमें
भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के आशय से, या भारत में या किसी विदेश में जनता और जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से बम, विस्फोट इत्यादि का उपयोग करके कोई ऐसा कार्य करना जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु या उन्हें क्षति या उनकी संपत्ति को हानि या क्षति होती है या होने की संभावना है, तो ये कहलाता है आतंकवादी कृत्य। इसमें और भी क्लॉजेस दिए हुए हैं, तो ये आतंकवादी कृत्य होते हैं और इसके लिए जो पनिशमेंट है वो 113 क्लॉज 2 में दिया हुआ है। जब आतंकवादी कृत्य होता है तो उस अपराध के परिणाम स्वरूप यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति को, जिसने वो अपराध किया है आतंकवादी कृत्य, उसको मृत्युदंड या आजीवन कारावास, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और फाइन, इससे दंडित किया जाएगा। और अगर अन्य मामले होते हैं, यानी जो किसी व्यक्ति मृत्यु नहीं होती या कुछ अन्य हानि हो जाती है, तो उस व्यक्ति को अन्य मामलों में 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और फाइन, इससे दंडित किया जाएगा। बाकी 111 की तरह ही 113 के क्लॉज 4, 5, 6, 7 ऐसे करके सारे क्लॉज दिए हुए हैं, वो 111 की तरह ही इसमें 113 में यूज किए गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है जो बीएनएस में जोड़ी गई है वो है धारा 117(3). धारा 117(3) जो है वो कहती है कि कोई व्यक्ति जो स्वेच्छा घोरपति कारित करता है और ऐसे कारित करने के क्रम में किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है और उस व्यक्ति को स्थायी दिव्यांगता कारित करता है या लगातार विकृतशील दशा में डाल देता है, तो वह कठोर कारावास से दंडित होगा, जो 10 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक हो सकेगा। और ऐसा आजीवन कारावास उस व्यक्ति के प्राकृत जीवन की शेष अवधि का कारावास होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है धारा 117(4). 117(4) को हम कह सकते हैं कि ये मॉब लिंचिंग के दौरान घोरपति है, यानी उस ग्रुप के द्वारा उस किसी व्यक्ति को घोरपति कारित करना। यानी जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होते हैं, अधिक व्यक्तियों के समूह के द्वारा उनके सामान्य मति से कार्य करते हुए, यानी कॉमन इंटेंशन से कार्य कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को उनके मूल वंश यानी रेस के आधार पर, जाति या समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार यानी अन्य सिमिलर ग्राउंड के बेस पर उस व्यक्ति को घोरपति कारित की जाती है, तो वहाँ ऐसे समूह का जो प्रत्येक सदस्य है वो ऐसे दंडित होगा मानो उस व्यक्ति ने अकेले ही वो अपराध किया है, और ऐसा व्यक्ति 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है धारा 152 जो पीएनएस में जोड़ी गई है। धारा 152 124A जो थी राजद्रोह से रिलेटेड, उसको हटाकर के धारा 152 के रूप में नई धारा लाई गई है। धारा 152 है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य। ये क्या है कि जो कोई प्रयोजन पूर्वक या जानबूझकर बोले गए या लिखे गए शब्दों के द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण या इलेक्ट्रॉनिक सूचना द्वारा या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा या अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है या प्रदीप्त करने का प्रयास करता है या अलगाववादी क्रियाकलापों की भावना को बढ़ावा देता है या भारत के संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे अपराध में सम्मिलित होता है या कारित करता है, वह आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जो 7 वर्ष तक हो सकता है और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। तो ये धारा 124A के स्थान पर लाई गई है। 124A जो राजद्रोह से रिलेटेड थी, राजद्रोह से रिलेटेड
जो आईपी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछे जा सकते हैं तो उसमें राजद्रोह से रिलेटेड जो केस हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। धारा 124 ए से रिलेटेड जो केस हैं वो हैं, एक है निहारेंदु दत्त वर्सेस एम्परर, दूसरा केस है केदारनाथ बनाम बिहार राज्य, केदारनाथ बनाम बिहार राज्य 1962 सुप्रीम कोर्ट। और जो तीसरा लेटेस्ट केस है 124 ए पर वो है एस जी बोम्बट केरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एस जी बोम्बट केरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में 124 ए से रिलेटेड जो एफआईआर दर्ज करने या अन्य गिरफ्तारी वगैरह इनसे रिलेटेड रोक लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो नेक्स्ट जो सेक्शन है जो बीएनएस में जोड़ी गई है वो है सेक्शन 195(2). सेक्शन 195(2) सेक्शन आईपीसी की सेक्शन है 152 आईपीसी से रिलेटेड है, जो चैप्टर 8 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध से संबंधित जो चैप्टर है 141 से 160 उससे रिलेटेड है। और 195(2) में क्या है कि लोक सेवक जो विधि विरुद्ध जमाव के बिखेरने को या बलवे या दंगे को दबाने का प्रयास करता है और ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा हुआ है, और ऐसे लोक सेवक को कोई व्यक्ति जो हमले की धमकी देता है या उसके काम में बाधा डालता है या लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करने की धमकी देता है या आपराधिक बल का या हमले का प्रयोग करने का प्रयास करता है, वह दोनों में से किसी भी भांति का कारावास उसको हो सकता है, जो 1 वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है जो बीएनएस में जोड़ी गई वो है 197(1) क्लॉज डी। 197 जो सेक्शन है वो रिलेटेड है सेक्शन 153(b) ऑफ आईपीसी, इससे रिलेटेड है। 197(1) क्या है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली मिथ्या या भ्रामक जानकारी, संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली मिथ्या या भ्रामक जानकारी देना या प्रकाशित करना, ये अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह 3 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये है फेक न्यूज जो फैलाते हैं उससे रिलेटेड। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 226 226 धारा 309 को समाप्त करके जो अटेम्प्ट टू सुसाइड से रिलेटेड है उसको समाप्त करके बनाई गई है। ये है कि कोई लोक सेवक जो विधि पूर्ण, यहाँ पे विधि विरुद्ध नहीं आएगा, विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास अगर कोई व्यक्ति करता है, देखते हैं कि जो कोई किसी लोक सेवक को अपने शासकीय कर्तव्य करने या शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन करने से विरत रहने, यानी वो कर्तव्य का निर्वहन ना कर पाए, उससे अलग रहने, कर्तव्यों के निर्वहन से अलग रहने के लिए कि आशय से या करने तो आत्महत्या का प्रयास करता है, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय होगा। जो धारा 226 है इसमें सामुदायिक सेवा को भी दंड के रूप में जोड़ा गया है। जो सामुदायिक सेवा दंड है आप पढ़ेंगे धारा 4 बीएनएस। धारा 4 बीएनएस में दंड के प्रकार बताए गए हैं, जिसमें DLIFFC आईपीसी में ये 5 प्रकार के दंड थे।
इसमें नया दंड कम्युनिटी सर्विस जो है जोड़ा गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो सामुदायिक सेवा है वो परिभाषित नहीं किया गया आईपीसी मतलब बीएनएस में। ये बीएनएसएस की धारा 23 का जो स्पष्टीकरण है उसमें बताया गया है कि सामुदायिक सेवा क्या होती है। उसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो दोष सिद्ध किया जाता है न्यायालय के द्वारा, उसे न्यायालय द्वारा पारिश्रमिक के बिना और समुदाय के लाभ के लिए काम दिया जाता है, न्यायालय द्वारा आदेशित होता है। तो सामुदायिक सेवा बीएनएसएस में किन किन सेक्शन में दी गई है तो वो हम देखते हैं। एक सेक्शन है धारा 202, धारा 202 सेक्शन, धारा 202, धारा 202 आईपीसी की धारा 168 से रिलेटेड है। इसमें क्या है 202 में कि जो लोक सेवक है जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगा है उसको दंडित करती है, और इसमें भी सामुदायिक सेवा जो है दंड के रूप में जोड़ा गया है। उसके बाद धारा 209 जो आईपीसी की धारा 174 ए से रिलेटेड है, 174 ए आईपीसी से रिलेटेड है। आईपीसी की 174 में बताया गया था कि सीआरपीसी की धारा 82 के अधीन जो उद्घोषणा होती है उसके जवाब में गैर हाजिर अगर कोई व्यक्ति रहता है, और यही धारा 209 में बीएनएसएस की धारा 84 के अधीन अगर कोई उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा के जवाब में गैर हाजिर होता है न्यायालय में। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है जो सामुदायिक सेवा से दंडित है उसमें आती है सेक्शन 226 जो हमने अभी पढ़ी थी। ये धारा 309 को समाप्त करके उसके स्थान पर है जिसमें लोक सेवक को अपने शासकीय कर्तव्य करने या कर्तव्य करने से विरत रहने की आशा से आत्महत्या का प्रयत्न किया जाता है। तो धारा 202, 209, 226। नेक्स्ट जो सेक्शन है जो सामुदायिक सेवा से संबंधित है उसमें है धारा 303 का क्लॉज 2 का परंतुक। धारा 303 जो है वो धारा 379 आईपीसी से रिलेटेड है। तो जो चोरी के लिए जो दंड दिया जाता है उससे रिलेटेड है। तो इसमें जो परंतुक है, परंतुक में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो 5,000 रुपये से कम के मूल्य की संपत्ति की चोरी करता है और उसे पहली बार दोष सिद्ध किया जाता है, तब वह व्यक्ति चोरी की संपत्ति को वापस करने पर या प्रत्यावर्तित करने पर उसे सामुदायिक सेवा के दंड से दंडित किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो सेक्शन है सामुदायिक सेवा से रिलेटेड वो सेक्शन है धारा 355। धारा 355, धारा 355 आईपीसी की धारा 510 से रिलेटेड है जिसमें मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार किया जाता है जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ कारित होता है, एनॉयंस होता है। तो धारा 355, धारा 510 में जो दंड था इसमें वो 24 घंटे और 10 रुपये। वहीं धारा 355 में अब ये दंड हो गया 24 घंटे या 1,000 रुपये। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है सामुदायिक सेवा से वो है धारा 356(2). धारा 356(2) ये रिलेटेड है धारा 356(2). धारा 356 रिलेटेड है धारा 500 जो मानहानि के लिए दंड से संबंधित है, धारा 500 आईपीसी। अब धारा 356(2) में मानहानि के लिए दंड दिया हुआ है 2 वर्ष तक या फाइन या सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। इस तरह से जो सामुदायिक सेवा से संबंधित जो दंड हैं वो इन धाराओं में दिए हुए हैं।
202, 209, 226, 303 का 303 क्लॉज 2 का परंतुक, 355 और धारा 356 2 और बीएनएस ये दिया हुआ है। उसके बाद जो हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो बीएनएस में जोड़ी गई है वो है धारा 303 क्लॉज 2 का परंतुक, जो हमने अभी पढ़ी थी कि जहाँ कोई व्यक्ति 5,000 रुपये मूल्य से कम मूल्य की संपत्ति की चोरी करता है वह पहली बार के लिए दोष सिद्ध किया जाता है। चोरी की गई संपत्ति के वापस करने पर या संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने पर उसे सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है जो जोड़ी गई है वो है धारा 304 जो स्नैचिंग से रिलेटेड है, झपटमारी। तो कोई व्यक्ति जो झपटमारी करने के लिए शस्त्र या विस्फोटक पदार्थ का सहारा लेता है या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे से किसी जंगम संपत्ति का संप्रहण कर लेता है या प्राप्त कर लेता है या छीन लेता है या ले लेता है तो उसको दंडित किया गया है और उसे जो दंड दिया जाएगा वह 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माने से भी वह दंडित होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है जो बीएनएस में जोड़ी गई है धारा 305 का क्लॉज। कौन कौन सी क्लॉज? धारा 305 के क्लॉज बी सी डी ई ये जोड़े गए। धारा 305 किससे रिलेटेड है? धारा 305 है धारा 380 आईपीसी से रिलेटेड, जिसमें निवास गृह या यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी से संबंधित है, जिसमें यातायात के साधन ये अब बीएनएस में जोड़ा गया है। तो जो क्लॉज जोड़े गए हैं वो बी सी डी ई कौन से हैं कि ऐसे किसी यातायात के साधन में कोई व्यक्ति चोरी करता है जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया जाता है, या ऐसे यातायात के साधन से किसी वस्तु या माल की चोरी करेगा जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया जाता है, किसी पूजा स्थल की मूर्ति या प्रतीक की चोरी करता है, या सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की किसी संपत्ति की चोरी करता है, यानी सरकारी संपत्ति की चोरी करता है। तो इसलिए इसमें जो 305 में जो दंड है वो है 7 वर्ष तक और फाइन। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है जो जोड़ी गई है वो है धारा 324(3). धारा 324 जो रिलेटेड है वो है धारा 425, धारा 426, धारा 427। धारा 425 324 की फर्स्ट क्लॉज से, 426 क्लॉज सेकंड से और 427 क्लॉज फोर्थ से। जो इसमें तीसरा क्लॉज है वो नया जोड़ा गया है और पांचवा जो क्लॉज है वो भी नया जोड़ा गया है। तो तीसरा क्लॉज क्या है कि कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्री के द्वारा सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति की हानि करता है तो उसे 1 वर्ष तक दंड या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और जो पांचवा क्लॉज इसमें जोड़ा गया है कि कोई व्यक्ति जो 1 लाख रुपया उससे अधिक के मूल्य की संपत्ति की रजिस्ट्री कारित करता है वह 5 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है जो बीएनएस में जोड़ी गई है वो है धारा 341 क्लॉज 3 और क्लॉज 4। धारा 341 रिलेटेड है धारा 472 और धारा 473 आईपीसी। धारा 472 से 341 का क्लॉज 1 और 473 से क्लॉज 2 रिलेटेड है और क्लॉज 3 और क्लॉज 4 इसमें जोड़े गए हैं। क्लॉज 3 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति है जो किसी कूटकृत मुद्रा, इनको हम कह सकते हैं कूटकृत मुद्रा यानी काउंटरफीट सील, तो ये काउंटरफीट सील आदि को कूटकृत जानते हुए कब्जे में रखता है वह 3 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित होगा। और जो पांचवा क्लॉज चौथा क्लॉज इसमें जोड़ा गया है वो है कि कोई व्यक्ति जो कूटकृत मुद्रा यानी काउंटरफीट सील आदि को जानते हुए कपटपूर्वक या बेईमानी से उसे असली के रूप में उपयोग में करता है
वह दंडनीय होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है धारा 358, जिसमें रिपील और सेविंग से रिलेटेड प्रोविजन है। यह धारा 358 आईपीसी 1860 को निरसित करती है। इस तरह से हमने वो प्रोविजन पढ़े जो बीएनएस में नए जोड़े गए हैं। अब हम उन सेक्शंस और उन प्रोविजंस को पढ़ते हैं जो आईपीसी में थे और बीएनएस में नहीं हैं। तो इसमें भी हम ऐसे प्रोविज़न को दो भागों में बांटते हैं। पहला, वे प्रोविज़न जो पहले से आईपीसी 1860 में ही निरसित थे, जैसे धारा 13 क्वीन की परिभाषा थी, ये 1950 में निरसित हो गई थी विधि अनुकूलन आदेश के द्वारा। उसके बाद धारा 15 जो ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा है, ये 1937 में रिपील्ड हो गई थी। ये धारा 13, 15, 16 जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए इनकी सन याद रख लेना कि ये कब रिपील्ड किए गए थे, अगर कहीं आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद धारा 15 के बाद धारा 16 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा। ये धारा 16 भी 1937 में रिपील की गई थी। उसके बाद धारा हम जानते हैं धारा 56, धारा 58, धारा 59, धारा 61 और धारा 62, ये 4 सेक्शन आपका धारा जो 53, धारा 53 से धारा 75 तक के जो प्रोविज़न हैं उस चैप्टर से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 3 जो जनरल एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है। उसके बाद ये धारा 62 तक। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है धारा 138 ए। और फिर नेक्स्ट है चैप्टर 9 जो कि लोक सेवक द्वारा या उनसे संबंधित अपराध, जिसमें ये है चैप्टर नंबर 9 161 सेक्शन से 171 तक। तो ये चैप्टर में जो सेक्शन है 161 से 165 ये आईपीसी में पहले से ही रिपील्ड हैं। तो इन सेक्शंस को आप देख सकते हैं, इनका कोई इम्पोर्टेंट है नहीं ये, तो ये 161 से लेके 165 तक दिए गए हैं। उसके बाद में सेक्शन जो नेक्स्ट है वो है धारा 216 भी जो रिपील्ड है आईपीसी में, धारा 226, धारा 478 और धारा 480, धारा 490 और धारा 492 है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ऐसे प्रोविज़न जो बीएनएस में नहीं हैं लेकिन आईपीसी में थे। ऐसे कौन कौन से सेक्शंस हैं? सेक्शन 14, 18, 50 और 53 ए। तो जो धारा 14, 18, 50 है ये हैं चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जो जनरल एक्सप्लेनेशन है, धारा 6 से लेकर 52 ए तक। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है 14, 18, 50 और 53 ए के बाद धारा 124 ए जिसको हमने ऊपर पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है धारा 153 डबल ए जिसमें मास ड्रिल या मास ट्रेनिंग में बिना पब्लिक नोटिस के आयुध आदि ले जाना या कब्जे में रखना, ये भी बीएनएस में अब नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है धारा 236 जो भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है धारा 264 से 267 और ये चैप्टर है पूरा 264 से 267 का, चैप्टर नंबर 13 जो बाट और माप से रिलेटेड है। और ये पूरा चैप्टर ही अब बीएनएस में नहीं है, जिसमें धारा 264 कहती है तोलने के खोटे उपकरणों का कपटपूर्ण उपयोग। धारा 265 है खोटे बाट या माप का कपटपूर्ण उपयोग। 266 खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना। 267 खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना। इस तरह से
ये सेक्शन है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है धारा 309 आईपीसी का, जो बीएनएस में नहीं है, अटेम्प्ट टू सुसाइड। उसके बाद नेक्स्ट है धारा 310 और 311। 310 में ठग की परिभाषा और 311 में ठग के लिए दंड, ये दोनों भी नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है धारा 377। धारा 377 जो अननेचुरल ऑफेंस से रिलेटेड है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो केस था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन माना था, इसलिए अब इसको बीएनएस में नहीं रखा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है धारा 497 एडल्ट्री यानी जारकर्म से रिलेटेड, और ये भी केस था एक सुप्रीम कोर्ट का जोसेफ सने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने धारा 497 को अनुच्छेद 14, 15, 21 का उल्लंघन माना था, इसको भी बीएनएस में नहीं रखा गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि ऐसे कौन से सेक्शन जो बीएनएस में नए जोड़े गए हैं और ऐसे कौन से सेक्शन हैं जो आईपीसी के या तो पहले से रिपीट थे वो, और जो बीएनएस में नहीं रखे गए हैं वो। तो इनको हमने आज पढ़ा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम चैप्टर वाइज कंपैरिजन करेंगे सेक्शंस का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।